हेलो एवरीवन, चलिए देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया, ठीक है, यही पढ़ेंगे। देखिए तो इनके बीच की क्या अभिक्रिया होती है। देखिए जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, और लवण और जल का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिख लीजिए अम्ल क्षारकों या अम्ल किसके साथ करेंगे? क्षारकों या अम्ल क्षारकों या धातु ऑक्साइडों, धातु ऑक्साइडों। धातु देखिए जो आपकी क्या होती है, धातु ऑक्साइड कैसी होती है? क्षारीय। जो आपको क्या लेना, क्षारीय ऑक्साइड से जब कराएंगे, क्षारीय ऑक्साइड, हाँ देखिए क्या है, अम्ल क्षारकों या धातु ऑक्साइड से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तथा क्या बनाते हैं? आपके लवण और जल का क्या करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके जो अम्ल क्षारकों या धातु ऑक्साइड से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं? जल और लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? यह अभिक्रिया लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया या फिर कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया कह सकते हैं उदासीनीकरण यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ रहे हैं ना? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण में आपका हो गया HCl, ये क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या? आपका क्षार है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इसको क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब देखिए NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षार है, ठीक है, ये क्षार है, ये आपका क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कर रहा है तो आपका देखिए क्या बनाएगा? NaCl, क्या बना रहा है? लवण, और क्या बन रहा है? आपका H2O, जल बन रहा है, ठीक है। लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। हाँ, और देखिए एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझ में आया ना? तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक चीज यह इंपॉर्टेंट है कि अगर अम्ल को क्या करते हैं? पानी में डालते हैं तो उसमें क्या होती है? आपकी उसमें से उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। क्या करेंगे? जब आप किसी अम्ल को जल में विलय करेंगे तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। तो देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी अम्ल को क्या करने के लिए? तनु बनाने के लिए, ठीक है, तनु करने के लिए, मतलब उसके सांद्रण को कम करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप लोग तनु, जो अम्ल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर किसी भी अम्ल को क्या करना है? तनु बनाना है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? पानी में आप लोग धीरे धीरे से उस अम्ल को डालेंगे, ठीक है ना। उल्टा नहीं करेंगे कि आपकी जो पानी है उस पानी को क्या करेंगे? देखिए जैसे कि आपका ये एक कंटेनर हो गया, इसमें क्या है? आपका अम्ल है,
ठीक है। दूसरे में आप क्या लिए हैं, ये आप पानी लिए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इसी अम्ल को क्या करेंगे, धीरे धीरे आप इसमें क्या करेंगे, पानी में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, तनु अम्ल हो जाएगी। क्या बन जाएगी, तनु अम्ल होती जाएगी। लेकिन ये देखिए ये सही है, इससे कर सकते, ठीक है ना। अम्ल को क्या करेंगे, धीरे धीरे पानी में मिलाएंगे, ठीक है ना। और आप यही देखिए उल्टा नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो सही है, ऐसे करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या है, ये मान लीजिए पानी है, जल है। अब देखिए इसी पानी को अब इसमें नहीं मिलाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पानी को अम्ल में नहीं मिलाना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत उष्माक्षेपी होता है, उष्मा निकलती है जिससे ये जो अम्ल रहेगी आपके ऊपर भी आ सकती है। इसलिए तनु करने के लिए हमेशा अम्ल को पानी में मिलाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए प्रबल अम्लों को तनु करने के लिए, प्रबल अम्लों को क्या करने के लिए, तनु करने के लिए, तनु करने के लिए सदैव क्या करते हैं, सदैव अम्ल को धीरे धीरे, अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, ठीक है ना, मिलाना चाहिए। देखिए प्रबल अम्लों को तनु करने के लिए सदैव अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, ठीक है ना। अब ये नहीं करना चाहिए कि जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है ना। जल को अम्ल में नहीं, जल को अम्ल में नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो जल है उसको अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। क्यों नहीं मिलाना चाहिए, देखिए क्योंकि यह अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, क्योंकि यह अभिक्रिया क्या होती है, यह अभिक्रिया अत्यधिक क्या होती है, उष्माक्षेपी होती है, उष्माक्षेपी होती है, ठीक है। ये क्या होती है, बहुत ही उष्माक्षेपी होती है, जिससे आपके ऊपर भी जो अम्ल है वो आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रबल अम्ल को तनु करने के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, अम्ल को जल में धीमे धीमे से मिलाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना समझ के आगे इसको मिटा रहे हैं। अब चलिए देखिए जो अम्ल या क्षारक का जलीय विलयन कैसा होता है, ये तो पहले से भी पढ़ चुके हैं ना। तो अब आगे नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, अम्ल या क्षारकों के जलीय विलयन। देखिए अम्ल या क्षारकों के जलीय विलयन, ये देखिए कैसा होता है, अम्ल या क्षारकों का जलीय विलयन ये कैसा होता है, ठीक है। तो पहले देखिए अम्ल देखिए अगर अम्ल जल में मिलाई जाती है तो H+ आयन देती है, लेकिन जो H+ आयन रहता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ठीक है ना। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, इसलिए वो जल से मिल करके हाइड्रोनियम आयन क्या कर लेता है, बना लेता है। तो आप देखिए कह सकते कोई भी देखिए आपकी अम्ल है, ये चलिए लिख लीजिए जो अम्ल रहता है इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए जल की उपस्थिति में अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक है। देखिए जो क्या होते हैं अम्ल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक है, देते हैं। लेकिन जो H+ आयन रहता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन H+ आयन आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता,
ठीक है ना। ये क्या करता है, H प्लस आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, ये जल के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये क्या करता है, यह जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है ना। तो देखिए जो जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन देते हैं, लेकिन H प्लस आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, वो हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, बना लेता है। जैसे आपका HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जल के साथ देखिए ये इसको घोला जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए क्या देगा आपका, ये आपका Cl नेगेटिव देगा प्लस आपका देगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन देगा। ठीक है, ये इतना देखिए समझ गए क्यों, क्योंकि अगर देखिए इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका ये HCl है प्लस H2O में इसको डिजॉल्व घोल रहे हैं, तो ये देखिए क्या दे देता आपको, यहाँ पे Cl नेगेटिव देता AQ मतलब जलीय विलयन, प्लस आपका ये H पॉजिटिव, ये भी AQ ना, जलीय विलयन। तो यही जो AQ है आपका जल से मिलकर के हाइड्रोनियम आयन ये बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो H पॉजिटिव है, तो यही जो आपका H पॉजिटिव है जल के साथ मिल करके आपका क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, H3O पॉजिटिव ये आपका ये बना लेगा। ठीक है, तो इतना समझ गए ना। तो जो अम्ल होती हैं वो जब जल में मिलाया जाता है तो वो हाइड्रोनियम आयन और यहाँ पे जो ये Cl नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, आयन के रूप में हो जाते हैं। तो देखिए अगर जल में अम्ल मिला रहे हैं तो देखिए वो आयनित हो जा रही है, तो इसका मतलब इसमें विद्युत भी प्रवाहित होगा, विद्युत भी प्रवाहित करेगा। ठीक है ना, कोई भी जल का क्या है, अगर जल का अम्लीय विलयन है तो उसमें विद्युत प्रवाहित करेगा, क्योंकि ये आयनिक के रूप में हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये तो आप समझ गए अम्ल का। अब देखिए जो क्षार होते हैं, अब देखिए जो क्षार होते हैं इसको देखिए मैं लिखवाना है, कोई भी आप क्या हो गया क्षारक हो गया, मान लीजिए NaOH है। अब इसको देखिए जल में आप मिला रहे हैं तो ये क्या देगा, क्षार है तो क्या देगा आपका जलीय विलयन में OH माइनस आयन देगा ना। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको देखिए जल में घोल रहे हैं तो यहाँ पे ये Na पॉजिटिव दे देगा, यही देगा ना Na पॉजिटिव, मतलब AQ का मतलब क्या है, ये आपका जलीय विलयन प्लस आपका ये OH माइनस आयन देगा, ये भी क्या है आपका जलीय विलयन है। AQ का मतलब ये जलीय विलयन है। ठीक है, इतना समझ गए ना। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा। तो अब देखिए ये भी क्या है, इसमें भी आयन है, तो आप कह सकते हैं क्षारकों का जलीय विलयन में भी क्या करेगा, विद्युत प्रवाहित होगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं अम्ल तथा क्षारकों, अम्ल तथा क्षारक, ठीक है ना, अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत, कह सकते हैं कि विद्युत का प्रवाह देखिए क्या, अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का प्रवाह होगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, विद्युत का प्रभाव होगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जितने भी क्या होते हैं आपके सभी क्षारक जल में क्या होते हैं, विलेय नहीं होते हैं, केवल
जो जल में विलेय क्षारकों को ही क्षार कहा जाता है। कि सभी क्षारक देखिए जल में विलेय नहीं होते हैं, लेकिन जो क्षारक आपके जल में विलेय होते हैं उसी को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, तो इतना देखिए मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सूचक। ये इंपॉर्टेंट है आपका सूचक। ठीक है, अब आगे हेडिंग डाल लीजिए, क्या डाल लीजिए, सूचक। सूचक इसको कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर, ठीक है ना, इंडिकेटर्स। देखिए सूचक, अब देखिए सूचक क्या होते हैं। सूचक देखिए वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यही वही क्या होते हैं, आपके सूचक होते हैं। तो लिख लीजिए, देखिए सूचक आप लिख लीजिए, वे पदार्थ जिनका उपयोग वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, सूचक कहलाते हैं। देखिए वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। देखिए अनुमापन को इंग्लिश में कहते हैं टाइट्रेशन। क्या कहते हैं, टाइट्रेशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना देखिए समझ गया ना। अब देखिए अम्ल क्षार सूचक। देखिए अम्ल क्षार सूचक वे सूचक होते हैं जिनका क्या होता है, अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए, देखिए अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं। अम्ल क्षार सूचक, देखिए अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका कह सकते हैं, जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ऐसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। देखिए अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ है जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो और देखिए क्या कह सकते हैं कि ये विलयन में कोई भी जो विलयन रहता है, ये विलयन में जो H प्लस आयन नहीं होता है, ये विलयन में H प्लस आयन सांद्रण अथवा हाइड्रोक्सिड आयन OH माइनस आयन। तो आगे लिख लीजिए, ये क्या करते हैं, जो अम्ल क्षार सूचक होते हैं, देखिए ये क्या करते हैं, ये आपके ये विलयन में आपका जो H प्लस आयन, ये क्या है आपका हाइड्रोजन आयन सांद्रण अथवा जो OH माइनस, ये क्या है आपका हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण अर्थात
अर्थात कह सकते पीएच मान के परिवर्तित होने की सूचना अपने क्या करेंगे, अपने रंग को परिवर्तित करके देते हैं। कैसे देते हैं? रंग को परिवर्तित करके ये देते हैं। तो देखिए आपके जो अम्ल क्षारक सूचक क्या होते हैं, जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग का भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये विलयन में H+ आयन अथवा OH- सांद्रण अर्थात pH मान के परिवर्तित होने की सूचना अपने रंग को परिवर्तित करके देते हैं। जैसे देखिए जो रंग का परिवर्तन होगा तो उससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है या फिर आपका क्षार है। ठीक है, अब देखिए इतना लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अनुमापन होता है, अनुमापन में सामान्यतः आपके 3 प्रकार के सूचक होते हैं। 3 प्रकार के सूचक लेते हैं, ठीक है ना, प्रयोग किया जाता है। देखिए जो अनुमापन मतलब टाइट्रेशन कहते हैं उसको, मापन। देखिए अनुमापन में क्या किया जाता है, आपके 3 प्रकार के सूचक का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। पहला आपका लिटमस है, ठीक है, पहला देखिए लिटमस है। दूसरा आपका क्या है, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। तीसरा आपका है फिनाल्फैथिलीन, तीसरा आपका क्या, फिनाल्फैथिलीन। तो अनुमापन में ही तीन सूचकों का ज्यादा ही उपयोग होता है। ठीक है, अब चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए कि सूचक के प्रकार, ठीक है ना, या फिर आप हेडिंग डाल लीजिए सूचक देखिए निम्न प्रकार के होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रमुख सूचक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, हाँ, प्रमुख सूचक। देखिए प्रमुख सूचक जो है आपके ये निम्न है। प्रमुख सूचक क्या है आपके, निम्न है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि सूचकों के प्रकार, ठीक है ना, सूचक भी कई प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर पे लिख लीजिएगा प्राकृतिक सूचक। पहला क्या होता है, प्राकृतिक सूचक। देखिए पहला क्या है, प्राकृतिक सूचक। देखिए प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो कैसे बने होते हैं, आपके कैसे बने होते हैं। देखिए ये जो प्राकृतिक सूचक होते हैं ये इस प्रकार के सूचक होते हैं जो प्राकृतिक में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वही होते हैं प्राकृतिक सूचक, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं प्राकृतिक सूचक, इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप उदाहरण में लिख लीजिए, उदाहरण में आप देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे आपका सूचक, आपका जैसे यहाँ पे एक कॉलम बनाइएगा, ये लिख लिए ना प्राकृतिक सूचक, प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखिए आप यहाँ पे ये सूचक हो गया, सूचक यहाँ पे एक तरफ बना लीजिए, सूचक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अम्लीय माध्यम में कैसा रंग रहेगा, अम्लीय माध्यम में इसका रंग बताना, ठीक है। अब देखिए सेम ऐसा क्षारीय माध्यम में क्या रहेगा आपका, ये
रंग रहेगा, ठीक है ना। क्षारीय माध्यम में रंग। पहला देखिए आपका क्या रहता है, लिटमस। ये देखिए लिटमस है, ठीक है ना। पहला क्या आपका ये लिटमस। देखिए लिटमस पेपर, देखिए लिटमस पेपर देखिए अम्लीय में कैसा रहेगा लिटमस पेपर, ये लाल रहेगा, ठीक है ना। कैसा रंग हो जाएगा आपका, अम्लीय में लाल हो जाएगा। अब क्षारीय में देखिए कैसा हो जाएगा आपका, ये नीला रहेगा, ठीक है ना। क्षारीय में कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है आपका, लाल पत्ता गोभी का रस। दूसरा क्या है आपका, लाल पत्ता गोभी का रस। गोभी का रस, देखिए लाल पत्ता गोभी का रस, ये अम्लीय माध्यम में आपका लाल रहेगा। और देखिए क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाएगा, ये हरा हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा देखिए हल्दी। हल्दी ये भी प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, प्रकृति में पाई जाती है। हल्दी देखिए कैसा हो जाएगी आपकी, अम्लीय में कैसा हो जाएगी, पीला हो जाएगी। अम्लीय में कैसी हो जाएगी आपकी हल्दी, पीला हो जाएगी। और क्षारीय में लाल, लाल थोड़ा सा भूरा हो जाएगी। क्षारीय विलयन में लाल और थोड़ा सा कैसा हो जाएगी, ये भूरा कलर का हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, एक और दिया गया हाइड्रेंजिया पौधे का फूल। हाइड्रेंजिया पौधे का फूल। अब देखिए अम्लीय माध्यम में कैसा रहेगा हाइड्रेंजिया पौधे का फूल, ये रहेगा नीला रहेगा। अब देखिए क्षारीय में कैसा हो जाएगा, ये गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, गुलाबी कलर का ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्राकृतिक सूचक थे, ठीक है। तो इतना ये लिख लीजिए, समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा नंबर डाल लीजिए, हेडिंग आपके संश्लेषित सूचक है। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए आपके संश्लेषित सूचक। ये क्या होते हैं, संश्लेषित सूचक। देखिए संश्लेषित सूचक ये क्या होते हैं, संश्लेषित मतलब जो बनाए गए हुए होते हैं, ठीक है। जो आपके प्रयोगशाला में जो सूचक बनाए जाते हैं उसी को कहते हैं संश्लेषित सूचक, ठीक है। तो इसमें देखिए लिख लीजिए ये क्या होते हैं सूचक, प्रयोगशाला में निर्मित सूचक, कह सकते हैं प्रयोगशाला में निर्मित सूचक को क्या कहते हैं आप, उसी को कहते हैं संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे देखिए आपका हो जाएगा, उदाहरण में मैं बता रहा हूँ, फिनाल्फैथिलीन, मेथिल ऑरेंज। यहाँ पे सेम ऐसे यहाँ पे सूचक रहेगा, अम्लीय और क्षारीय में रंग बताएंगे, ठीक है। देखिए अम्लीय पहला रहेगा अम्लीय विलयन, क्या कैसा रहेगा, अम्लीय विलयन। दूसरा आपका क्या रहेगा, क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन। और देखिए तीसरा उदासीन विलयन में रंग, उदासीन विलयन में कैसा रंग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, ये सूचक है। देखिए इसमें संश्लेषित जो क्या होती है प्रयोगशाला में बनाई जाती है। जैसे आपका क्या हो गया, फिनाल्फैथिलीन। देखिए जो फिनाल्फैथिलीन है, फिनाल्फैथिलीन, इसको लिख लीजिए, फिनाल्फैथिलीन को, फिनाल्फैथिलीन। जो देखिए फिनाल्फैथिलीन है ये अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता, कैसा रहता है, रंगहीन हो जाएगा फिनाल्फैथिलीन। और देखिए क्षारीय विलयन में कैसा हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा फिनाल्फैथिलीन। देखिए अगर डालेंगे क्षारीय विलयन तो कैसा हो जाएगा, ये गुलाबी कलर का हो जाएगा। और देखिए अगर उदासीन है, उदासीन में भी कैसा रहेगा, ये रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये समझिए ना फिनाल्फैथिलीन का। अब देखिए दूसरा है आपका मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। देखिए मेथिल ऑरेंज
मेथिल ऑरेंज भी क्या है आपका, ये संश्लेषित सूचक है, प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है। देखिए मेथिल ऑरेंज यहाँ पे ये आपका अम्लीय में कैसा रहेगा, ये लाल कलर का हो जाएगा, ठीक है। और देखिए क्षारीय विलयन कैसा हो जाएगा आपका, मेथिल ऑरेंज से पीला हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। अब देखिए जो उदासीन रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑरेंज कलर का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा आपका, ऑरेंज कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब थे, और भी हैं आपके संश्लेषित सूचक, तो ये देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट सूचक है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए अब तीसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए, संश्लेषित सूचक पढ़ चुके हैं। अब देखिए हेडिंग डाल लीजिए गंध युक्त सूचक है, तीसरा हेडिंग डाल लीजिए गंध युक्त सूचक है, गंध युक्त सूचक है। देखिए गंध युक्त सूचक क्या होते हैं, गंध युक्त सूचक देखिए वे सूचक होते हैं जिसमें क्या होती है, विशिष्ट प्रकार की गंध आती है, जैसे आपका प्याज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें लिख लीजिए विशिष्ट गंध द्वारा आप क्या कह सकते हैं, विशिष्ट गंध द्वारा, गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक क्या कहलाते हैं, गंध युक्त सूचक कहलाते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कहलाते हैं आपके, गंध युक्त सूचक कहलाते हैं। जैसे आपका देखिए उदाहरण में लिख लीजिएगा, उदाहरण में आपका देखिए हो जाएगा वनीला, प्याज, व आपका क्या हो जाएगा, लौंग आदि, समझ रहे हैं ना। ये सब देखिए क्या है, गंध युक्त सूचक है। अब देखिए इन पर क्या रहता है, अगर अम्ल या आपका क्या होता है, क्षारीय, अम्ल या क्षारीय में क्या हो जाते हैं, ये सब परिवर्तित हो जाते हैं, इनका क्या रहता है, जो गंध रहती है वो बदल जाती है। चलिए ठीक है, ये देखिए क्या गंध युक्त सूचक है। अब देखिए इसमें क्या होती है, विशिष्ट प्रकार की गंध पाई जाती है, ठीक है ना, अगर जब एसिड और बेस से ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब चौथा हेडिंग डाल लीजिए आप, सर्वव्यापी सूचक, ठीक है। चौथा नंबर डाल लीजिए सर्वव्यापी सूचक। देखिए ये सर्वव्यापी सूचक क्या होते हैं, देखिए जो सर्वव्यापी सूचक क्या होते हैं, ये इसको बताइए। देखिए ये क्या होते हैं, इसमें देखिए सर्वव्यापी सूचक में विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, सूचकों को एक में ही मिला करके तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें लिख लीजिएगा, सर्वव्यापी सूचक में विभिन्न प्रकार के सूचकों को विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है, जो देखिए हाइड्रोजन आयनों की जो H+ है, आयनों की सांद्रताओं
सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। क्या करता है? भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, इसी को ही प्रदर्शित करता है, इसी को ही क्या कहते हैं? सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। तो देखिए क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूचक को परस्पर एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है जो H+ सांद्रताओं की सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है, उसी को कहते हैं सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गया ना सर्वव्यापी सूचक। अब चलिए देखिए आगे इसमें बढ़े। सर्वव्यापी सूचक से ही आपका पीएच, ठीक है, ये देखिए सर्वव्यापी सूचक है। अब देखिए जब सर्वव्यापी सूचक को क्या करते हैं, जब सर्वव्यापी सूचक को अम्ल क्षार विलयन में क्या करते हैं, मिलाते हैं तो क्या होता है, तो नया रंग उत्पन्न होता है। ठीक है ना, क्या होता है, नया रंग उत्पन्न होता है। ठीक है ना, सूचक के द्वारा देखिए, अब कोई भी सूचक है, सूचक के द्वारा आप कह सकते हैं द्वारा उत्पन्न नए रंग का पीएच चार्ट पर उपस्थित रंग से मिलान करके अम्ल या क्षार की पीएच तथा प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है, जब सर्वव्यापी सूचक को अम्ल क्षार विलयन में क्या करते हैं, मिलाते हैं तो नया रंग उत्पन्न होता है। तो देखिए जो नया रंग उत्पन्न होता है, तो सूचक द्वारा जो नए रंग उत्पन्न होते हैं तो पीएच चार्ट पर क्या करेंगे, उपस्थित रंग से मिलान करके अम्ल क्षार की पीएच और उसकी प्रबलता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पीएच चार्ट पर उसके जो रंग होते हैं वो कैसे होते हैं। हाँ चलिए, अब देखिए यही लास्ट बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिख लीजिए पीएच चार्ट पर पीएच तथा उसके संगत रंग। ठीक है, क्या देखेंगे, पीएच चार्ट पर पीएच तथा उसके संगत रंग देखेंगे। तो पहला देखिए पीएच, जो आपकी पीएच रहती है, यहाँ पे आप ऐसे कॉलम करेंगे, ये आपका एक हो जाएगा पीएच का। ठीक है, कैसा है ये आपका पीएच है। रंग का चार्ट कैसा है, रंग चार्ट। ठीक है, और प्राकृति कैसी है इसकी। ठीक है, अब देखिए पीएच का मान क्या होता है, 0 से होता है 0 1 2 3 4, इसको 7 14 तक होता है ना पीएच पर। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे पीएच का यहाँ पे बना लीजिए। ये देखिए आपका क्या है, पीएच है। ठीक है, और देखिए ये रंग का चार्ट कैसा रहेगा, इसका रंग का चार्ट, और इसकी क्या रहेगी, प्राकृति। ठीक है, ये देखिए क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, प्राकृति, यही है ना प्राकृति, इसमें ये हो जाएगा। देखिए 0 है, अगर 0 की है तो उसका रंग चार्ट पे कैसा रहेगा, आपका गहरा लाल रहेगा।
गहरा लाल कलर रहेगा, अम्लीय हो जाएगी। इसकी प्राकृत कैसी रहेगी? अम्लीय रहेगा। अगर पीएच का देखिए 1 है तो कैसा रहेगा? हल्का लाल, हल्का लाल रहेगा। ये भी क्या रहेगा? अम्लीय रहेगी। अगर देखिए पीएच का मान 2 है तो यहाँ पे देखिए अगर हल्का लाल है तो भी अम्लीय रहेगा, ठीक है। और अगर देखिए लाल है तो नहीं, यहाँ पे ये लिख लीजिएगा। देखिए हल्का लाल ये क्या है? दूसरे नंबर पे है। पहला है आपका लाल है, दूसरा क्या है आपका? हल्का लाल। अगर हल्का लाल है तो, हल्का लाल है तो भी क्या है? आपकी अम्लीय है। अगर जो लाल रहेगा वो भी क्या रहेगा? आपका अम्लीय रहेगा, ठीक है। अब देखिए तीसरे नंबर पे आपका क्या है? तीसरे नंबर पे आपका है नारंगी लाल। नारंगी क्या है? लाल। नारंगी लाल है तो उसकी प्राकृत कैसी रहेगी? आपकी अम्लीय रहेगी। फिर देखिए चौथा नंबर आपका है, ये आपका है नारंगी। नारंगी कलर की प्राकृत कैसी? आपकी अम्लीय है। पांचवा नंबर देखिए आपका क्या है? पीला नारंगी। कैसा है? पीला नारंगी। पीला नारंगी की भी प्राकृत कैसी है? अम्लीय है। छठवां आपका देखिए कैसा रहेगा? पीला हरा। अगर पीला हरा है तो आपकी प्राकृत कैसी रहेगी? अम्लीय रहेगी। अगर देखिए सातवां नंबर है, सातवां नंबर है आपका हल्का हरा। हल्का हरा। अगर देखिए हल्का हरा है तो इसकी प्राकृत उदासीन रहेगी। अगर हल्का हरा है तो कैसी प्राकृति रहेगी? इसकी उदासीन प्राकृति रहेगी, ठीक है। अब देखिए 7 के बाद क्या आता? 8 आता है। 8 है तो 8 नंबर पे आपका क्या? हरा नीला है तो, हरा नीला है तो इसकी देखिए प्राकृत कैसी हो जाएगी? क्षारकीय हो जाएगी, ठीक है ना। क्षारकीय हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। अब देखिए 9वें नंबर पे आपका है नीला। नीला है तो क्या हो जाएगी? आपकी ये भी क्षारकीय हो जाएगी। 10वें नंबर पे आपका है गहरा नीला। गहरा नीला, गहरा नीला है तो इसकी भी प्राकृत क्षारकीय होगी। 11 पे आपका पीएच है, आपका 11 पे है जामुनी कलर। जामुनी कलर, जामुनी कलर का भी क्या हो जाएगी? क्षारकीय हो जाएगी। 12 नंबर पे आपका है गहरा जामुनी है। गहरा जामुनी, गहरा जामुनी का भी क्या है? क्षारकीय हो जाएगा। 13 नंबर पे आपका देखिए है बैगनी। बैगनी, बैगनी की भी क्या हो जाएगी? आपकी प्राकृत क्षारकीय हो जाएगी। 14 नंबर है गहरा बैगनी। गहरा बैगनी, इसकी भी प्राकृत देखिए कैसी हो जाएगी? आपकी क्षारकीय हो जाएगी। तो ये सब देखिए क्या थे? आपके रंग थे जिससे आप क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में पीएच स्केल, जो पीएच प्रेशर है उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।